नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। अब उसी में हम आगे पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ में अभी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। और आप लोगों को यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए। चलो अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक करवा रही थी मैं आप लोगों को वो था काइनेटिक्स ऑफ सॉल्ट इफेक्ट। किसे कहते हैं हम सॉल्ट इफेक्ट? आयनिक रिएक्शंस में आयनिक स्ट्रेंथ का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को क्या कहा? सॉल्ट इफेक्ट कहा। क्या कहा? आयनिक रिएक्शंस में जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ का रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट स्टडी किया वो था सॉल्ट इफेक्ट। सॉल्ट इफेक्ट जो है वो हम दो टाइप से स्टडी करते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट मैंने आप लोगों को कल स्टार्ट करवा दिया था। प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। इस काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट किस में अप्लाई करते हैं? नॉन कैटालिटिक रिएक्शंस में, कैटालाइटिक आयनिक रिएक्शन में। जबकि सेकेंडरी जो इफेक्ट है वो हम स्टडी करेंगे कैटालाइटिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन में। अब प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट, प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट या प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट एक ही बात है। ये हमने कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसको सबसे पहले स्टडी किया था जो वो ब्रोंस्टेंट और बिजरिम ने किया था, इसलिए उस इक्वेशंस को ब्रोंस्टेंट और बिजरिम इक्वेशंस भी कहते हैं। जिससे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। इस प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट में जो मैकेनिज्म प्रपोज्ड की थी वो सबसे पहले ब्रोंस्टेंट और बिजरिम ने की थी, और उन्होंने जो यूज किया था वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की मैकेनिज्म यूज की थी। और उनसे इन्होंने रेट निकाला था log k अपॉन k नॉट, ये इक्वल टू था 1.018 ZA ZB अंडर रूट I, जहां ZA क्या था? चार्ज ऑन द A रिएक्टेंट, ZB क्या था? चार्ज ऑन B रिएक्टेंट, और I क्या होता है? आयनिक स्ट्रेंथ।
ये दिया था। इसमें अब हमारे पास 3 कंडीशंस बनती है। किसके लिए? ZA-ZB के प्रोडक्ट के लिए। ZA-ZB का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ और रेट में क्या रिलेशनशिप बनेगी? जब नेगेटिव होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ और रेट में क्या रिलेशनशिप बनेगी? और जब जीरो होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ और रेट में क्या रिलेशनशिप बनेगी? अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। 3 कंडीशंस हैं। जब ZA इनटू में ZB पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों रिएक्टेंट पे सेम चार्ज हो। ये पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों रिएक्टेंट पे सेम चार्ज हो। बोथ रिएक्टेंट कंटेन सेम चार्ज। सेम चार्ज का मतलब सेम टाइप का चार्ज, सेम टाइप चार्ज। वैल्यू उसकी अलग हो सकती है लेकिन साइन सेम हो। मीन्स दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो देखो आपकी इक्वेशन, ये पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो इन दोनों में रिलेशनशिप, इस इक्वेशंस के लिए कुछ रिलेशनशिप इस तरीके से बना। क्या? मैं इनका रिलेशनशिप यहां लिख रही हूं, log k अपॉन k नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट आई के। मीन्स अब मैं इस आई को इंक्रीज करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज ionic strength, then increase the rate of reaction. Increase the rate of ionic reaction. Increase the rate of reaction या ionic reaction. ये कंडीशन सबको समझ में आई? अब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? ZA और ZB इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ZA और ZB का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? बोथ रिएक्टेंट कंटेन अपोजिट चार्ज। मीन्स एक के पास पॉजिटिव हो और एक के पास नेगेटिव, एक के पास पॉजिटिव हो और एक के पास नेगेटिव हो। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल साइन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या? log k अपॉन k नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस अंडर रूट आई के। मीन्स आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस साइन यही तो डिफाइन कर रहा है कि आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज द आयनिक स्ट्रेंथ, when increase the ionic strength then decrease the rate of reaction। दोनों कंडीशन समझ में आई? तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है
ZA इंटू ZB और इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू कब 0 होगी? जब एटलीस्ट एक जो रिएक्टेंट है वो न्यूट्रल हो। एटलीस्ट वन रिएक्टेंट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो ZA की वैल्यू 0 होगी, या ZB वाला न्यूट्रल है तो ZB 0 होगा। और किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्या आ जाता है आपके पास? 0। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी? जब कोई एक रिएक्टेंट जो है वो न्यूट्रल होगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। उस केस में I और log K अपॉन K नोट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। मीन्स I के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। I को कुछ भी चेंज करो, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। या कहें कि ये प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट शो ही नहीं करता इस केस में। चलो आगे। तो क्या है? नो इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा आई का। नो इफेक्ट ऑफ ionic strength on the rate of reaction। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चलो आगे। अब हम ग्राफ खींचते हैं log K अपॉन K नोट वर्सेस अंडर रूट I के बीच में। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। जब ZA ZB 0 था तो यही लाइन मिलेगी हमें। ये किसकी है? ZA ZB इक्वल टू 0 सिचुएशन में। जब ZA ZB 0 था तो यही लाइन मिली। जब ZA ZB पॉजिटिव था तो जैसे जैसे अंडर रूट I को इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो रहा था। तो ग्राफ किधर की साइड मिलेगा आपको? इस साइड मिलेगा, इंक्रीज होते हुए। अब डिक्रीज ग्राफ को आप कैसे दिखाते हो? देखो मैं इस पे दिखाने की कोशिश कर रही हूं, पहले आप समझ लो। ये है डिक्रीज ग्राफ को आप कैसे दिखाते हो? ऐसे ही तो दिखाते हो आप डिक्रीज ग्राफ को। तो मैं इसी ग्राफ में दिखाऊंगी तो इन लाइनों को मैं नीचे की तरफ बना दूं, एक ही बात है। तो जब ZA, यहां तो ZA इंटू ZB कैसा है? पॉजिटिव। और यहां ZA इंटू ZB कैसा है? नेगेटिव। ये आपका ग्राफ है, इसका कंबाइन ग्राफ। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूं मैं आप लोगों को। हाँ, एक और बात, स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा? स्लोप 1.018 ZA ZB, ये क्या है? इसका स्लोप है। तो यदि हमें आपको स्लोप दे दे और एक चार्ज दे दे तो ZB की वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है वो आपसे। तो स्लोप दे दे इस ग्राफ का, ZA या ZB कोई भी एक चार्ज दे दे, तो दूसरा चार्ज अगर आपसे पूछे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन है इन द इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करा रही हूं मैं आपको। देखो, in the base OH minus hydrolysis of transition metal complex। क्वेश्चन है in the base hydrolysis
बेस हाइड्रोलाइसिस होगा मीन्स उसके पास OH माइनस आयन है। हाइड्रोलाइसिस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का हमें चार्ज नहीं दिया हुआ है, MLX की पावर n, ये मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसका हमें चार्ज नहीं दिया हुआ, क्या चार्ज है अब हमें वो फाइंड आउट करना है। द स्लोप ऑफ ए ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन log k upon k naught and under root I is minus 2.1. Calculate the charge on metal complex. किसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है हमें? मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। देखो जेड, इसमें दो रिएक्टेंट है, OH माइनस और मेटल कॉम्प्लेक्स, यही है दो रिएक्टेंट, OH माइनस और मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स ZA, इस पे चार्ज है N, और जो आपका OH है उस पे चार्ज है -1, मीन्स ZA इंटू ZB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -N। ठीक है, स्लोप हमारा, अभी मैंने आप लोगों को जब इसका ग्राफ बताया था तो स्लोप जो होता है वो होता है 1.018 ZA इंटू में ZB। इस स्लोप की वैल्यू दी हुई है -2.1 और ये आपका आया 1.018 ZA इंटू ZB, इसकी वैल्यू आई है -N। किसकी वैल्यू निकालनी है? इस n की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? इस n की वैल्यू। इस माइनस साइन से ये माइनस कैंसिल आउट और n की वैल्यू क्या आ गई? 2.1 अपॉन 1.018, लगभग आपके 1 आई, लगभग आपके 2 आई, सॉरी, इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये 1 के आसपास ही है और ये क्या है? 2 के आसपास, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। और कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव फॉर्म में। यदि यहाँ पे ये -2 हटा देता तब आपके पास चार्ज कैसा आता? माइनस की फॉर्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो आपको जो ऑप्शंस देगा उसमें पॉजिटिव साइन भी देगा और नेगेटिव साइन भी देगा, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए स्लोप जो होता है वो डायरेक्ट यूज करोगे 1.018 ZA ZB। अब स्लोप का साइन दे रखा है तो साइन के साथ में यूज करोगे, ZA ZB के भी साइन के साथ में यूज करोगे, तो अपने आप कैंसिल आउट होंगे तो प्लस में आ जाएगा और नहीं होंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसलिए आपको इन साइनों को भी ध्यान में रखना है। यह थी आपके प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट में आपको कोई बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक केवल आर्रेनियस इक्वेशन सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट के लिए, एक आर्रेनियस इक्वेशन आपको याद रखनी है। सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट जो स्टडी किया जाता है वो कैटालिटिक रिएक्शंस में स्टडी किया जाता है, और इसके लिए आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। कौन सी रिएक्शंस के लिए फॉलो होता है या कौन सी रिएक्शंस में स्टडी किया जाता है? कैटालिटिक रिएक्शंस में इनको स्टडी किया जाता है। ठीक है,
और इसमें आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, log k इक्वल टू log k नॉट प्लस 1.018 अंडर रूट आई। log k इक्वल टू log k नॉट प्लस 1.018 अंडर रूट आई। ये आरएनएस इक्वेशन आपको याद रखनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट जो स्टडी किया जाता है वो कैटालिटिक रिएक्शंस में स्टडी किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, जो पूछते हैं वो प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट में ही से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कल की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, उसके बाद पैरेलल रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।